हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ भारतीय कलाएं पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में भारत की विभिन्न विभिन्न जगहों की विशेष कलाओं के बारे में बताया गया है और मुख्य रूप से यह पाठ एमपी बोर्ड की किताब में शामिल किया गया है। तो मुख्य रूप से इसमें एमपी की कलाओं के ऊपर विशेष हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। तो इन भारतीय कलाओं के बारे में हम जानें। कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भाव विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत, नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास की प्रकृति, इन सबको अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ भी देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए तरीके से कहना, अभिव्यक्त करना हम चाहते हैं। और समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर जिस प्रकार से चित्रकार उसमें रंग से सजाता है, चिड़िया की चहचहाट को गायक जो होता है वह स्वरों में सजाता है, नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है, वैसे ही अलग अलग कलाएं सभी तरह के भावों को प्रकट करती है। यहाँ भीमबेटका की गुफा के चित्र दिए हैं, आप यहाँ देखें स्क्रीन पर आपको बहुत ही सुंदर जो चित्र दिख रहे हैं। ये गुफाओं के अंदर आप देखिए कि सफ़ेद रंग करा हुआ है इन चित्रों में। इसमें गुलाबी और सफ़ेद मतलब लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। ये प्राकृतिक रंग है और ये हजारों साल पुरानी चित्रकला है जो उन गुफाओं में चित्रित की गई है। भीमबेटका की गुफाओं में जो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के पास में भीमबेटका है, वहाँ पर बनी हुई है। और ये आदिम काल की गुफाएं हैं, उस समय की चित्रकारी है। आप देखिए इतनी पुरानी चित्रकारी भी है जो हमारे विश्व की, हमारे देश की बहुत प्राचीन धरोहर है। तो कभी गीतों में, तो कभी नृत्य में, तो कभी संगीत में, तो कभी चित्रों में हमने कहने सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है, विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृति और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विभिन्न कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी विशिष्ट कलाएं होती है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहार, उत्सव अलग नहीं किया जा सकता। हमारी सारी कलाएं हमारे त्यौहार, उत्सव के साथ जुड़ी रहती है। ये कलाएं जन्म उत्सव से लेकर शादी, ब्याह, पूजा, खेती बाड़ी सबसे। अब देखा शादियों में घरों को सजाया जाता है, कितनी जगहों पे, कितने समुदायों में उन पे चित्रकारी की जाती है, वो मांडे जाते हैं। दिवाली पे हम लोग रंगोली बनाते हैं, मांडने बनाते हैं। अलग अलग तरह के उत्सव होते हैं, अलग अलग तरह के त्यौहार होते हैं। इन सब के साथ हमारी कलाएं जुड़ी होती है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की विशिष्ट कलाएं विरासत के रूप में हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव एक ही ओर केवल उसे मनोरंजन के अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यह पहलू प्राचीन परंपरा के साथ भी हमें जोड़े रखता है। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजीवन और लोक कला शैलियों के सभी रूप में एक अवस्था दिखाई देती है, व्यवस्थित रूप से दिखाई देती सारी कलाएं, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं के रूप में हमारे सामने आती है। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ गया तो व्यक्ति केंद्रित हो गई। पहले सभी लोग मिल के काम करते थे। किसी के घरों पर मांडने बनाना है, सजाना है, तो सभी औरतें एक साथ मिलकर बनाती, सभी लोग मिल के करते थे, उस कार्य को सामूहिक रूप से करते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यवसायीकरण होने के कारण ये व्यक्ति केंद्रित होने लगी, व्यक्तिगत कलाएं बनने लगी। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजा और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई थी। कलाओं को वो बढ़ावा देते थे। धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंध गई। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचि के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे राजा। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती है कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती है। और गुप्त साम्राज्य में तो कला पराकाष्ठा पर पहुंचती है। हमें याद हो कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का, क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान सभी क्षेत्रों में जितनी उन्नति हुई है उतनी किसी और काल में नहीं हो सकी है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है जिन्होंने लिखा है, उसका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र माना जाता है। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का रूप दिया है। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों में पूरी तरह से जुड़ी रहती है और आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं। चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या नृत्य कला हो, शास्त्रीय लोक कलाओं के बीच कभी भी खत्म नहीं होने वाला संवाद ही उसकी ताकत होती है। हम बात करेंगे अब चित्रकला की बात करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर बहुत अच्छा सुंदर चित्र दिया है। आप देखिए कि ये महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने चित्र हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल सफ़ेद रंग से बने हैं, लाल उसका पृष्ठभूमि है, बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी सी रेखाएं हैं। गणित की जो आकृतियां होती है उस प्रकार की मुख्य आकृतियों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी
तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक काल के समय से अपने वातावरण, रहन सहन, भाव, विचार, मनुष्य के चित्रों के माध्यम से ही सारी चीज़ें व्यक्त की जाती है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्र, शैल चित्र किसे कहते हैं? जो पत्थर के ऊपर बनाए गए चित्र होते हैं उन्हें शैल चित्र कहते हैं। उन्हें माना जाता है ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए होते हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें शैल चित्र मिलते हैं और इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधि, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा, ये सब कुछ दिखता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी कलाकृतियाँ विश्व की प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए एक और चित्र आपको दिया है। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का चित्र दिया है। एलोरा का कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध है अपनी चित्रकारी कला, जो कि पत्थर पर की गई है। ये एक तरह से मूर्ति की तरह दिखती है लेकिन वास्तव में चित्रकारी की कला है। तो इस तरह की जो आकृतियाँ हैं ये विश्व प्रसिद्ध है। और चौथी से छठी सदी के बीच में गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता था और अजंता की गुफाएं उन्हीं के दिनों बनाई गई थी, खोदी गई थी। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की है और अजंता की गुफाओं के चित्र इतना आकर्षक है कि वे आज तक कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों का बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए थे और 7वीं-8वीं सदी में चट्टानों को काट कर एलोरा की गुफाएं बनी थी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हें के बीच में कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है कि उन दिनों मनुष्य ने इतनी कल्पना कैसे की होगी, फिर इस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। क्योंकि आज जैसी बड़ी बड़ी मशीनें, टेक्नोलॉजी, वो थोड़ा ना था कि इस मशीन से पत्थर खोद दिया, इस मशीन से ये काट दिया। उस समय तो सारे कार्य हाथों से करना पड़ते थे। कितनी मेहनत करी होगी उन लोगों ने। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती है। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति मिलती है और दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला और कला कौशल बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। यहाँ देखिए किवाड़ चित्रकारी राजस्थान की दी हुई है। किवाड़ चित्रकारी, किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा, जिसको राजस्थानी भाषा में किवाड़ कहते हैं, उसका मतलब होता है दरवाजा। देखिए दरवाजा है, ये सामने बना हुआ है और इसके आसपास कितनी सुंदर चित्रकारी है। मुख्य द्वार के आसपास हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी, जो कपड़े, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि प्रसिद्ध कलाएं हैं। इनमें प्रमुख होने के साथ सभी प्राकृतिक सामग्री के साथ बनती है। इन चित्रों की विशेषता है कि विभिन्न प्रकार की शैलियाँ, वनों, गाँव के लोग अपनी अपनी प्रारंभिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिर पर चित्रकारी करते थे, इसे किवाड़ पेंटिंग कहते थे। अब देखिए पटचित्र उड़ीसा का दिया है। यहाँ इनके भगवान जो दिए हैं, ये उड़ीसा में जो पुरी, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ये वहाँ का चित्र है। यहाँ पे श्री कृष्ण है, बलराम है और उनकी बहन सुभद्रा, ये सुंदर सा चित्र उनका बना हुआ है यहाँ पर। और कहते हैं कि चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक ऐतिहासिक कथाओं को भी अभिव्यक्त किया गया है। उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव ने गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंग से बनाते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों में नर्तकी ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं और सभी कलाएँ एक दूसरे से जुड़ जाती है। मिथिला की चित्रकला में मधुबनी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग्स आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध है। लोग सीखते हैं, आज भी लोगों को शौक है। युवा लोग भी मधुबनी पेंटिंग बनाना सीखते हैं। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखते हुए आज के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उन लघु कलाओं को बहुत ही मांग करते हैं उनकी। और अस्थायी कलाओं को कोहबर, एपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाओं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार, उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये जो कोहबर, एपण, अल्पना, रंगोली जो है क्या है, देखो रंगोली तो आप समझते दिवाली पे आप बनाते हैं। अल्पना, एपण, कोहबर ये क्या होता है, जिसे मांडने बनाते हैं हम लोग, गेरू बनाते हैं, उस पर सफ़ेद रंग से मांडने बनाते हैं। कहीं दीवारों पे पेंटिंग होती है, कहीं ज़मीन के ऊपर कहीं जाती है, कहीं कपड़ों पर की जाती है, शादी त्योहार इस तरह के फंक्शनों में की जाती है। उन सब कलाओं को कहा जाता है। या फिर एक सुंदर दिया है, रंगोली का चित्र दिया हुआ है। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा कहते हैं, गुजरात में सत्तिया कहते हैं, महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं, बिहार में अरिपन कहते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा कहते हैं। वास्तव में जो हम आज रंगोली बनाते हैं वो कलर से बनाते हैं रंगोली। और वास्तव में रंगोली जो आपको चित्र में दी वैसी होती है कि गेरुआ रंग होता है, उस पर सफ़ेद रंग की खड़ी जो आती है उससे मांडना बनाया जाता है ना, उसी को रंगोली कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम होते हैं।
दक्षिण भारत में इसको कोलम के नाम से जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसर पर बनते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। और हम यह भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उससे बाहर भी यह फैली हुई है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार से विकसित और सुरक्षित हो चुकी है, ये बहुत ही बड़ी ध्यान देने की बात है। और वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान, यहाँ पर भी जा के हिंदुस्तानी कला के बारे में जानना होगा। तिब्बत, बर्मा, श्याम और फैलकर, ये शाम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए, फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए इसे देखना चाहिए हमें। कंबोडिया, जावा में इसके शानदार बेमिसाल कारनामे मिले। कंबोडिया, जावा में बहुत से मंदिर हैं, वहाँ पर भी बहुत से मंदिर है और मंदिर में बहुत सुंदर कलाकारी है। यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व में अन्य भूभाग में भी हुआ है, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन की क्षेत्रीय विशेषता गांधार शैली में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा, तिब्बत की शैली में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा में अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट कर देती है। संगीत कला, अब हम बात करेंगे संगीत कला की। देखो, राग, मेघ, मल्हार, बूंदी चित्रकला की राजस्थानी शैली का भी देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर है। ये श्री कृष्ण बने हैं बीच में, उनके साथ गोपिकाएं नृत्य कर रही है। संगीत कला, भारत के प्राचीन संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईसा पूर्व समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी, दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोह से जुड़ा है और नियम और अनुशासन से बनता है। देसी लोक से जुड़ा हुआ है, जो सामान्य लोग देसी गांव में से खेती करते समय जो गीत गा लेते हैं, कुछ काम करते समय जो लोक गीत गा लेते हैं, वो लोक से जुड़ा है। लोक रुचि के अनुसार इस समूह में ही गाया जाता है। सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए हैं, उसे ये पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चारण के तरीके को ही साम कहते हैं। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो सामवेद है उसमें संगीत का संपूर्ण ज्ञान दिया है। संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ सामवेद को माना जाता है। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ है उसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती है। इसका कारण ये भी कि भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते थे। अन्य कलाओं की तरह संगीत का भी वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से हमको मिलता है। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। अगर आपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को सुना हो तो अंदाज लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा, यह उसके कितना करीब है। मतलब आज भी वहाँ पर वैसा ही शास्त्रीय संगीत होता है। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंधित होता है और भिन्न भिन्न समय के अनुराग राग भी अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव राग का संबंध सुबह से है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का 4 बजे का समय, 4-5 बजे का समय, वहाँ भैरव राग, मेघ राग का संबंध सुबह से होता है। दीपक राग और श्री राग का संबंध दोपहर में लगाए जाते हैं और कौशिक और हिंडोला राग जो होता है वो रात में लगाए जाते हैं। अपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना होगा तो देखा होगा कि आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीत के किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। वीणा, जल तरंग, रबाब, दोतार या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हमारे आसपास रोजमर्रा के प्रयोग होने वाली चीज़ों की ही ध्वनियाँ हैं। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग अलग और सहजता से प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य यंत्र वीणा ही है। भारतीय मुख्य वाद्य यंत्र वीणा है। हमारी सरस्वती देवी वीणा ही बजाती है। क्या आपको कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। संभवतः मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश होती थी। ध्यान देने की बात है कि यह उत्सव उल्लास भरा संगीत अब धीरे धीरे नियम से बंधा है और इसका भी शास्त्र लिखा गया है। बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई है। नाक से आपने सुना होगा पुराने नरगिस और इस प्रकार की जो गीत गाने वाली गीतकारा थी, वे सब नाक से गीत गाते थे। आप पुरानी फिल्मों के गाने सुनेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी। और संगीत भी लोक से जुड़ा था। इसमें संस्कार गीत, ऋतु गीत भी खूब मिलते थे। आपकी गिरिजा देवी की आवाज़ में मिर्जापुर की कजरी जरूर सुनी होगी। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से अलग किया गया है। बंगाल में वर्षा मंगल, वसंत उत्सव, ग्रीष्म उत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव हो पाता है। मध्यकाल में आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यापक रूप में फैलता है और ऐसी कई कहावतें हमें मिलती है। अब हम बात करेंगे नृत्य कला की। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं।
पहले भी ये नर्तक, आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं, जिनका आधार है अभिनय। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही मिलता है। नाट्य शास्त्र में नर्त और नर्तक का दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण होती है। नृत्य में भाव और भंगिमाएं होती है। इसे नृत्य में आपको अलग अलग तरह के भाव, भंगिमाएं, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। भारत लोक नृत्यों से संबंध रहा है। हर राज्य के अलग अलग समुदाय, अलग अलग नृत्य कलाएं रहती है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। जीवन में जितने अनुष्ठान होते हैं उन सबसे नृत्य कला का भी संबंध होता है। खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं का बदलना, फसलों की बुआई या कटाई सभी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है हमारे जीवन में। खेती वाले जीवन में ऋतुओं का बदलना उनके पाँवों को चंचल कर देता है। वर्षा होती है तो उनके पाँव थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव आपको मिलता है। आपने देखा होगा भारत के हर राज्य में खेती करने वाले किसान अपनी फसल के अलग अलग अनुष्ठान होने पर अलग अलग तरह के त्यौहार के रूप में उसको मनाते हैं। कहीं ओणम देख लो तो कहीं लोहड़ी देख लो, कहीं संक्रांति देख लो तो कहीं कुछ देख लो। कश्मीर से दार्जिलिंग, समूचे हिमालय क्षेत्र में एक और शस्त्रों और युद्धों के नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, शस्त्रों से युद्ध कला को, मतलब शस्त्र को लेकर उससे नृत्य करते हैं, बड़ी शालीनता से करते हैं। और तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने के भी एक उत्सव होता है। सभी लोक नृत्यों में गोलाई में नर्तक हाथ में हाथ मिलाए इस तरह से करतब दिखाते हैं। पंजाब में महिलाएं क्या करती है, गिद्दा करती है। राजस्थानी महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढक कर घूमर करती है। गुजरात में डंडियों के सहारे स्त्रियां गरबा नृत्य करती है। पुरुष भी डांडिया रास करते हैं, जो गरबा का ही एक ऊर्जा भरा रूम है। गरबा थोड़ा धीरे होता है, डांडिया थोड़ा तेज होता है। महाराष्ट्र के मछली पालन से जुड़े समुदाय हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड सा बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बाल कला नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ तलवारें होती है। केरल के कुरुवांजी नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है और यह फसल की कटाई के बाद में खलिहान में ही कर लिया जाता है। यहाँ असम का सत्रिय नृत्य, यहाँ असम का आपको सत्रिय नृत्य जो होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्र दिया हुआ है। लोक नृत्यों में भी निकोबारी, अंडमान निकोबार से जुड़ा अरुणाचल प्रदेश से निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलम, तो वहीं पंथी, राउत, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोक नृत्य, गुजरात का गरबा और रास, ये सब टिप्पणी, हिमाचल का नामेमन, किन्नौरी, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का छाओ, ये विशेष उल्लेखनीय नृत्य माने जाते हैं। अलग अलग राज्यों के नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता ये है कि सभी नृत्य समूह में होते हैं, क्योंकि खुशी जो होती है, खुशी का पर्व जो होता है वो सामूहिक रूप से मनाया जाता है। सभी का संबंध प्रकृति से है, जीवन से है। सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएं भला कला को कैसे बांध सकती है। ध्यान देने की बात है कि नृत्यों का संबंध विविध धार्मिक अनुष्ठानों से होता है, पर यह किसी एक धर्म पर नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। भारतीय लोग इसी तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों नियमों से बंध कर ठीक ठीक तो नहीं कहा जा सकता, पर इसका भी आधार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमको मिलता है। और भारतीय नृत्यों को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हाथ और पैर की गति से जुड़ा है। अगली बार ध्यान देने से देखिए, भारतीय नृत्य में सभी अंगों को गति की दी जाती है। भारतीय नृत्य की आंखें, भौहें, फिर नासिका माध्यम से ही खुशी, क्रोध, विभत्स भाव को व्यक्त कर देते हैं। इन्हीं भाव भंगिमाओं के जरिए महाभारत, रामायण जैसी कथाओं को भी नृत्य से हमने प्रस्तुत किया है। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप होता है हाथों की मुद्राएं, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह की मुद्राएं नृत्यों में देखने को मिलती है। इसके माध्यम से मनुष्य के भाव को लेकर जानवर के भाव तक सब दिखा सकते हैं। इन शास्त्रों के नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक का तमिलनाडु भरतनाट्यम मौजूद है। बांस नृत्य जो मिजोरम में है, देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर यहाँ पर इसका चित्र दिया है। यहाँ पर लंबी लंबी बांस को नीचे लगाया जाता है और ऊपर देखो कैसे लोग ऐसे बांसों को बार बार ऐसे ऐसे बदला जाता है और उसके ऊपर अपने पैरों का संतुलन बनाकर वे नाचते हैं। असम के क्षत्रिय को भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य उसकी परंपरा से होता है। चूँकि इन नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, इससे ज़्यादातर व्यावसायिक ही इसको सीखते हैं। यह संदर्भ से भी आता है कि बाद में चलकर महलों की राजकुमारी राजकुमार भी नृत्य करते थे, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। शास्त्रीय नृत्यों के रूप में बहुत परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान समय में इन्हें देखकर 2-3
200-300 साल प्राचीन नृत्य कला से भी इन्हें पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सकता है। भारतीय कलाएं लोक से शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची है, वर्षों इनके बीच संवाद होता रहा है। आज के मंचों या फिल्मों के जो संगीत नृत्य मिलता है उनमें दोनों का मिलना जुला रूप हमको देखने को मिलता है। हमारा ध्यान इस पर भी जाना जरूरी है कि हर एक राज्य में सभी कलाओं के बीच में एक अंतर संबंध होता है। हर राज्य की कला एक दूसरे से जुड़ी होती है। उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट कला या फिर बांस के वाद्य यंत्र इसका उदाहरण मिलते हैं। मतलब उत्तर भारत में बांस के नृत्य भी होता है, बांस के ऊपर बांस की कलाएं, क्राफ्ट भी होता है, उसकी कला भी है, और बांस के ही वाद्य यंत्र, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र मिलते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सभी कलाएं धीरे धीरे समूह से व्यक्तिगत कला रूप ले चुकी है। इसके कारण निश्चित रूप से व्यवसाय रहा है। सभी लोक नृत्यों के साथ साथ एक ताल में पैरों का उठना, हाथों और दूसरों का जुड़ना अपने आप में भारत की अद्भुत साहचर्य प्रेम भावना को बताता है कि सब एक दूसरे से प्रेम से जुड़े होने के कारण ही एक ही ताल पर पैरों को उठाते और नीचे करते हैं। क्या ये अनायास रूप से कलाओं का आया होगा? समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति अनायास कला नहीं बनती है। ये काफ़ी लंबे पुराने समय की साधना और प्रेम के कारण होता है। इसी प्रकार से हमने देखा कि भारतीय कलाओं में विशेष तरह का एक तरह से परिवर्तन और विशेषता है। अलग अलग भिन्नता होने के बावजूद ही पूरे भारत की जितनी भी कलाएं हैं वो आपस में कहीं ना कहीं से एक डोर से जुड़ी है। वो है सामूहिकता होना उसका, और सभी का स्रोत हमें मुख्य रूप से भारत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलता है। इस प्रकार से हमें भारत की बहुत सी कलाओं को जाना है इस पाठ में। आशा है पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।